देख रहे हैं डीजेना न्यूज और हमारे इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आईपीएल में आज एक जोरदार मुकाबले की तैयारी है। जोरदार इसलिए क्योंकि दो ऐसी टीमें जिनका खास वर्चस्व हम लोग आईपीएल में देख सकते हैं। एक तरफ है मुंबई जो 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है, यानी आप समझ सकते हैं कि वर्चस्व के लिहाज से ये टीम कितनी भारी है। और दूसरी तरफ है गुजरात की टीम जो फिलहाल पहली बार आईपीएल में उतरी है मैदान में और इस बार की अंक तालिका में नंबर 1 की टीम है, यानी एक इतिहास के दृष्टिकोण से नंबर 1 और एक पॉइंट्स टेबल के दृष्टिकोण से नंबर 1 की टीम है। तो गुजरात वर्सेस मुंबई, और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आज कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है, क्योंकि अनुभव के लिहाज से मुंबई की टीम बहुत भारी है, तो दूसरी तरफ बेहतर कॉम्बिनेशन और इन्फॉर्म खिलाड़ियों की बदौलत गुजरात की टीम भी अपना जलवा बिखेर रही है। कितना खास होगा ये मुकाबला, क्योंकि मुंबई के लिए तो उम्मीदें महीने आगे के रास्ते की, लेकिन गुजरात कहीं ना कहीं मुंबई को परास्त करने के बाद एक बार लय में आना चाहेगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में उसे पराजय का सामना करना पड़ा था। हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिर वो आज गुजरात को कितने अंक देंगे और मुंबई जैसी टीम के लिए क्या कहेंगे जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास एक्सपर्ट सुखदेव सिंह गुम्मन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। और उसके साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं संजय चौबे सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वैसे इन दोनों टीमों के बीच की हम दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कल जो एक शानदार मुकाबला हुआ जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद को दिल्ली के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा, और इस जीत की आधारशिला रखी दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर और पॉवेल का पावर। ये दोनों खिलाड़ियों ने दम दिखाया। सर, कहीं ना कहीं वार्नर ने ये बताया इस फ्रेंचाइजी को कि आपने मुझे ड्रॉप करके कितनी बड़ी गलती की है। देखिए, उनसे कल ये चीज़ पूछी भी गई थी, परंतु उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिकली घुमाकर जवाब दिया उसका। पर एक चीज़ तो मानिए कि जो प्लेयर्स होते हैं, या हम एक आम इंसान की भी बात करें, प्लेयर को छोड़ भी दें, तो जब कभी ऐसा होता है कि जब आप उस फ्रेंचाइजी के कप्तान हो और आपकी कप्तानी में वो टीम खेलती है और उसके बाद आपको कैप्टनसी मिड टूर्नामेंट में ड्रॉप कराई जाए और उसके बाद में आपको टीम से भी बाहर कर दिया जाए, तो एक इतने बड़े प्लेयर का, डेविड वार्नर जैसे प्लेयर का इस तरह से फ्रेंचाइजी में से लगभग बाहर होना और बाद में टीम में ना होना, कैप्टनसी से ड्रॉप होना, कहीं ना कहीं तो हर्ट करता है। और कल उन्होंने दिखा दिया कि आपने मुझे ड्रॉप किया था, कैप्टनसी छुड़वाई थी, मुझे बाहर किया था, आइए मैं आपकी टीम का क्या हाल बनाता हूँ। रिमार्केबल इनिंग, 92 रन की नॉट आउट रहे वो। और हमने कल जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि उमरान उनके सामने कैसा बॉलिंग करेगा, और मैंने आपसे कहा भी था कि क्योंकि सैंपल साइज बहुत छोटा है, इंटरनेशनल कैरियर उमरान का बहुत छोटा रहा है, ज़्यादा मैचेस उन्होंने खेले, जितने भी खेले हैं तो दिल्ली के 8 टॉप बैट्समैन को में से किसी को भी आउट नहीं कर पाए। और कल भी एक फ्लैट विकेट, हम ऑलवेज देखते हैं कि यहाँ पे 222 रन बने हैं, और बॉलर्स के लिए जो है ये बिल्कुल ग्रेवयार्ड है, पैराडाइज है बैट्समैन के लिए 12 का विकेट। छोटी बाउंड्रीज हैं और जितनी स्पीड से आप बॉल करेंगे उतनी स्पीड से वो बॉल बाहर जाती है। कल हमने देखा कि किस तरह से जो उनकी स्ट्रैटेजी थी मिचेल मार्श ने और डेविड वार्नर ने, ऑल्दो मनदीप का विकेट पहले गिर गया, उन्होंने शुरू से ही बॉट को और उमरान को इतना मारा कि आपका कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया। कि कल उमरान ने 52 रन दिए 4 ओवर में, कोई विकेट नहीं मिला उनको। एबॉट ने भी 10 रन 11 रन के हिसाब से 42-43 रन दिए। तो वो जो नींव उन्होंने रखी और उसके बाद में पॉवेल ने आकर जो डेविड वार्नर का साथ दिया, तो दोनों की ब्रूटल हिटिंग से जो 207 रन बने 3 विकेट के ऊपर, एक अच्छा चैलेंजिंग स्कोर था वो। बट जिस तरीके से केन विलियमसन इस पूरी सीरीज़ में फेल होते चले आ रहे हैं, एक इनिंग उन्होंने एक अच्छी खेली है, उसके बिना हम उनसे जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो जितने बड़े प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं और अपनी टीम को वर्ल्ड चैम्पियनशिप, आईसीसी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जिता चुके हैं। 2020 टीम उनकी बहुत अच्छी है, 50 ओवर्स की टीम बहुत अच्छी है, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। बट अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर सीज़न में वो बैट के साथ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जो बाकी प्लेयरों से भी उम्मीद थी, माकराम की हम बात करेंगे तो 4-5 मैचेस में उन्होंने 40 रन किए, 40, 42, 43। जब आप 40-42 रन बनाते हैं तो आपकी
टीम आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप एक लंबा 50 बड़ा 50 मारेंगे। मैं 100 की बात नहीं करता हूँ कि 2020 में 100 बहुत कम होते हैं, बट फिर भी अगर आप जैसे डेविड वार्नर ने 92 किया या पॉवेल ने 67 35 बॉल में किए, तो आप जब 40-42 बनाते हैं, वही 30-40 रन अगर और आपकी टीम के लिए बनाएंगे तो वो स्कोर बहुत इजीली बन सकता है। और क्योंकि ड्यू फैक्टर भी था और विकेट भी जो है वो अच्छा खेल रहा था, 21 रन से ये मैच वो लोग हारे। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो रेगुलर इंटर पे विकेट ना गिरे होते तो हम जिस तरह से कलाई कर रहे थे कि वहाँ की विकेट पे जो बॉल गीला होता है तो बैटिंग करना आसान होता है, वो लगभग तय था। परंतु हेड्स ऑफ टू डेविड वार्नर और रोबमन पॉवेल, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी, मतलब किसी भी बॉलर को उन्होंने कहीं आसपास आने ही नहीं दिया। और कहीं ना कहीं नटराजन की कमी जो है कल केन विलियमसन को जरूर खली। सर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो डेविड वार्नर ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी करी, और दूसरी तरफ हम देखें कि उमरान मलिक ने कल सबसे तेज गेंद फेंकी है। 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंद उन्होंने फेंकी है। 2011 में मुझे जहाँ तक ध्यान है सर, शेन टेट ने सबसे ज़्यादा तेज बॉल फेंकी थी, 157.71 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से थी। तो एक रफ्तार का सौदागर तो हमें मिल गया है, लेकिन जैसा कल सर ने भी बताया था कि न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका हो, यहाँ के खिलाड़ी इतनी स्पीड वाली गेंद खेलने के लिए तैयार रहते हैं। और कल वार्नर ने ये बता दिया कि उनके लिए रफ्तार कोई मैटर नहीं करती, उनका बल्ला जब बोलता है तो सामने कोई भी हो उसकी तो खातिरदारी तय होती है। क्या कहेंगे सर? नहीं अभिषेक, मेरे ख्याल में आज की जो क्रिकेट है उसमें आप 157, 158 या 160 जो भी फेंके, पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी लेंथ, लाइन और लेंथ जिसको बोलते हैं, वो कैसी है। कल उन्होंने जो सबसे तेज बॉल फेंकी उसको तेज शॉट लग के चौका लगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप तेज फेंकेंगे तो बैट्समैन डर जाएंगे। अब डरने वाला काम खत्म हो गया क्रिकेट में। ये पुराने जमाने में ये वेस्ट इंडीज के समय जरूर वो चला अलग करता चीज थी। वो उस टाइम इतनी आपको प्रोटेक्शन नहीं था, हेलमेट नहीं थे, एल्बो नहीं था, बल्ले उस लेवल के नहीं थे, उस लेवल के बैट भी नहीं थे, थाई पैड में भी एक छोटा सा रहता था। आजकल तो दोनों तरफ थाई लगने लग गया है, तो आपको चोट लगने के चांसेस मतलब 90% तो खत्म ही हो गए। 10% में इसलिए सकता हूँ कि मान लो कि जो खाली जगह वहाँ पे अगर बॉल लगी है, रिब केज में लगी आपके या पीछे की तरफ लगी तो मुश्किल हो सकती है, अदरवाइज और कोई चांस है नहीं। अच्छा, व्हाइट बॉल का ऐसा है कि आप जितनी तेज फेंकोगे, अगर आपने लाइन लेंथ आपकी अच्छी नहीं है तो फिर उतनी तेज बाहर जाती है। तो कल हम यही देख रहे थे कि उमरान मलिक तेज तो जरूर फेंक रहे थे, उनको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि वो करेंगे भी सही, क्योंकि जैसे जैसे वो बॉल डालेंगे, हाँ बिल्कुल मैच्योरिटी आएगी, वैसे वैसे वो करते जाएंगे। पर कल डेविड वार्नर और बाद में पॉवेल, जितनी तारीफ की जाए, हालांकि बीच में एक छोटी सी इनिंग ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी खेली है, 16 ओवर में 26 रन बनाए, 3 छक्के मारे उन्होंने, पर इन दोनों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और हम हैदराबाद की तरफ से अगर निकलस पूरन के बारे में नहीं बोलेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत प्रयास किया एक अच्छी, पर अभिषेक शर्मा, फिर जैसा सर ने बताया विलियमसन, उन्होंने किसी ने बहुत अच्छा जिसको बोलते हैं कि स्टार्ट नहीं दिया, जिसके कारण 20 रन का जो 21 रन का जो गैप था, नहीं तो बन जाता मैच। अदरवाइज जो हम कल बोल रहे थे कि 50-50, तो खराब हैदराबाद भी नहीं खेली। ये दो बहुत अच्छा मैच हुआ, हाँ क्रिकेट के लिहाज से दो बहुत अच्छा मैच हुआ, आखिरी ओवर तक मैच गया। बट अब जब पूरा आउट हुए तो डेफिनेटली मैच तो खत्म होना ही था, और वो मैच खत्म हुआ। और 205 207 रन जब आप बनाते हैं तो डेफिनेटली आपके ओपनर का एक बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। कल डेविड वार्नर ने किया, पर हैदराबाद से किसी ने नहीं किया, इसके कारण वो लोग मैच हारे। और अब अंक तालिका के गणित को समझ लेते हैं सर। दिल्ली के जीत के बाद में अब कंपटीशन कहीं ना कहीं वापस से दिल्ली और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में देखने को मिल रही है। 6ठे और 7वें नंबर पर टीमें आ गई है, और जिस अंदाज में टीमें खेल रही, भले ही सनराइजर्स हैदराबाद मुकाबले हार रही हो, लेकिन टीम में कोई खामी नहीं है। अंत तक ये मैच को ले जाने में सक्षम है टीम। और पहले 2 मुकाबले हारे सनराइजर्स ने, फिर 5 मुकाबले कंटिन्यू जीते, और अब हार की हैट्रिक हो चुकी है सर। तो ये थोड़ा सिरदर्द है कहीं ना कहीं केन विलियमसन के लिए। अगर हम बोलें चौथा प्लेस जो है उसके लिए लड़ाई जो है वो आरसीबी, डीसी, सनराइजर हैदराबाद और पंजाब, इनके बीच में केकेआर लगभग बाहर ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि उनके पास में 4 मैचेस बचे हैं और चारों ही जीता है। और जैसी परफॉर्मेंस टीम की ऐसा लग नहीं रहा कि वो चारों मैच सबसे जीत पाएंगे। सीएसके की बात करेंगे कि वो अगर बाकी के 4 मैच भी जीतेंगे तो भी उनके पास 14 अंक होंगे, कोई ज़रूरत है ही नहीं है। और मुंबई तो किसी हालत में नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने 9 में से 1 मैच जीता है। अगर बाकी सब भी वो जीत जाते हैं तो टोटल मिला के उनके पास 12 अंक होंगे। तो 12 अंक के साथ में आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। बट ये बहुत ही रोचक चीज़ है कि 3rd और 4th प्लेस के लिए अभी भी
स्कोप बचा हुआ है, अभी भी फिक्स नहीं है। हम ये ज़रूर मान सकते हैं कि जो दो नई फ्रेंचाइजी हैं जीटी और एलएसजी जो हैं, ये दोनों क्वालिफाई लगभग कर चुके हैं, क्योंकि दोनों को एक जीटी को एक जीतना है और एलएसजी को 2 मैचेस जीतने हैं 4 में से। और जिस तरह के वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है उनको कोई इससे ज़्यादा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। नेट रन रेट की भी अगर हम बात करेंगे तो वो पॉजिटिव में हैं। बाकी बहुत सारी टीमें जो नेगेटिव में, उनको नेट रन रेट भी सुधारना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में जाके कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स के ऊपर टाई हो सकता है कि सेम पॉइंट के ऊपर 2-3 टीमें होंगी, और फिर जिसका बेहतर रन रेट होगा, नेट रन रेट, वो जो आगे क्वालिफाई करेगा। क्रिकेट के लिए इससे अच्छा कोई सिनेरियो नहीं हो सकता कि अब जो बिजनेस एंड है उसमें करो या मरो की स्थिति है, और करो की ही है। आप कहीं छोड़ नहीं सकते हैं उसको। जहां आप छोड़ेंगे वहां फिर आपके लिए चांसेस जो हैं इस सीज़न के लिए ख़त्म हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आपको तैयारी करनी होगी। तो हर एक कोई क्रिकेट प्रेमी जो है इसी तरह की कश्मकश, इसी तरह की लड़ाई, इसी तरह की जद्दोजहद चाहता है कि मैच में आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि आपको जीतना है, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और जितनी जीतने की ललक होगी उतनी ज्यादा टकराहट और संघर्ष बेहतरीन दिखाई देगा, जिसका हम जैसे क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार रहता है। सर, केन विलियमसन को फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब बचे हुए मुकाबले हैं और ये टीम संतुलित दिखाई दे रही है। अगर सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह सुनिश्चित करनी है तो अब कैप्टनसी के साथ साथ केन विलियमसन का बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि जब जब इस खिलाड़ी का बल्ला बोला है, टीम ने मुकाबले में जीत दर्ज की है। बिल्कुल सही बात है अभिषेक, और अगर आप रन नहीं बनाएंगे तो फिर डेफिनेटली टीम पे भी असर आता है, क्योंकि आप टीम के मेन बैट्समैन हैं। हैदराबाद में अगर एक तरह से देखा जाए तो केन विलियमसन मेन बैट्समैन है, उनके ऊपर वाला कोई ऐसा बैट्समैन है नहीं। जैसे आप बाकी सारी टीमों में कि रोहित शर्मा भी है, ईशान किशन भी हैं, सूर्य कुमार भी हैं। अब बाकी दूसरी टीमों में देखोगे, जैसे दिल्ली में था तो कल डेविड वार्नर थे, ऋषभ पंत हैं, या जो मिचेल मार्श थे, तो बाकी दूसरी टीमों में हैं बैट्समैन। आप अगर पंजाब में चले जाएं, राजस्थान में चले जाएं, तो बाकी सब टीमों में 1, 2, 3 ऐसे बैट्समैन है कि यार ये नहीं खेलेगा तो ये खेलेगा, ये नहीं खेलेगा तो ये खेलेगा। पर केन विलियमसन, हैदराबाद की टीम ऐसी है कि विलियमसन एज ए कैप्टन और एज ए बैट्समैन मैं समझता हूँ कि वो सबसे अच्छे हैं। अब वो उनसे रन नहीं बन रहा है, बहुत सारी टीमों के कप्तानों से रन नहीं बन रहा है, ऐसा अकेले वो नहीं है, लगभग सभी टीमों की हम बात करें। हाँ, तो उनसे किसी से रन बन नहीं रहे, 1-2 को छोड़ दो आप, सिर्फ लखनऊ को छोड़ दिया। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा है, अदरवाइज बाकी किसी से इतने ज्यादा रन नहीं बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि केन विलियमसन भी रन बनाएंगे, और अब चूंकि मुकाबला बहुत कड़ा हो गया, अगर वो कल जीतते तो उनका रन रेट भी प्लस में जाता, राहत में रहते, और प्लस वो 10 से 12 पॉइंट पे जाते, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता कि उनको भी शायद 1 या 2 मैच के अंदर प्ले ऑफ में चले जाते वो। पर अब कल की हार के बाद उनके लिए वो मुश्किलें खड़ी हो गई है। और अगर जैसा आपने बोला, अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो फिर जैसा सर बता रहे हैं कि अच्छा, जो जिसको कहते हैं कि कौन सी टीम आएगी चौथी टीम, वो उसके अंदर बहुत संघर्ष होने वाला है कि वो राजस्थान रॉयल्स, सॉरी, वो आरसीबी रहेगी कि पंजाब रहेगी या हैदराबाद रहेगी या दिल्ली रहेगी, वो कौन सी रहेगी, उसमें वो संघर्ष होने वाला है। ये संघर्ष का दौर आज भी कुछ खास तस्वीरें हमारे सामने लेकर आने वाला है, क्योंकि अंक तालिका की नंबर 1 टीम यानी गुजरात टाइटंस का मुकाबला आज मुंबई इंडियंस से होने वाला है। मुंबई इंडियंस जो कि 5 बार खिताब जीत चुकी है, लेकिन ये वाला सत्र इस टीम के लिए बहुत ज़्यादा उदासीन और उनके फैंस को निराश करने वाला रहा है। ये टीम फिलहाल अंक तालिका में अंतिम पायदान पर मौजूद है, और जिस दिन से ये टीम अंतिम पायदान पर आई है तब से ऊपर नहीं जा पाई है। सर, ये एक बड़ा ड्रॉबैक रहा कि एक बार जहां पर फिक्स हुए वहां से ऊपर जाने की उन्होंने सोची नहीं, ऐसा लग रहा है। नहीं, मुंबई के फॉलोअर्स जितने हैं उन सबके लिए बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस है मुंबई इंडियंस का, कि उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। अब 5 बार के चैंपियन हैं और टीम आपके पास ऐसी, और उनमें से आपके जो कप्तान है वो इंडियन टीम के भी कप्तान है, और आप उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं। और आपके पास में सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर है, ईशान किशन जैसा प्लेयर है, जसप्रीत बुमराह जैसा प्लेयर है, तो आप जब ये आपके मेन प्लेयर हैं जिनको हम यंगस्टर हैं कुछ उनको देख रहे हैं, या सीनियर प्लेयर हैं जिनको देख रहे हैं, जिनके दम के ऊपर इंडियन टीम में हमेशा हम विजय पाते हैं, विक्ट्री पाते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा रहती है। अब क्योंकि ये प्ले ऑफ की लड़ाई नहीं है, ये प्राइड की लड़ाई है, एक
एक अहम की लड़ाई है, एक अपनी इज्जत की लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियन को जो है वो अच्छा खेलेंगी। अभी उनके कोच चीफ कोच महिला जयवर्धन ने भी एक चीज़ स्पॉट करी कि उनके जो 8 मैचेस 9 मैचेस 9 में से 6 मैचेस ऐसे थे जिनमें से 18 ओवर तक उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन लास्ट के 2 ओवरों में 20 ओवर 20 रन 25 रन पर ओवर के हिसाब से खाए, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो बोले आप कभी भी जो है मैच इस तरीके से नहीं जीत सकते। और अपोजिशन ने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ देख ली है कि उनके यहाँ मेन एक स्ट्राइक बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह। वो एक मैच को अगर हम छोड़ दें 9 में से, उसमें वो पिटे थे जिसमें उन्होंने 43 रन दिए थे 3.2 ओवर में और विकेट लेस रहे थे। उसके बिना अगर बाकी सब देखेंगे तो उनकी इकोनॉमी रेट जो है 6.87 है, जबकि ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट में जो मीडियम पेसर्स हैं उनके लिए बहुत ही बॉलिंग करना मुश्किल है। ग्रेव यार्ड है के हिसाब से कि आप आइए और खूब सारे रन खाइए। हम रोज़ देख रहे हैं कि 12 रन 13 रन 10 रन से ऊपर ही सब फास्ट बॉलर्स जो हैं उनको रन पड़ रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में जसप्रीत बुमराह जो है 6.87 से कर रहे हैं, तो ये बहुत ही रिमार्केबल इकोनॉमी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में जो सॉर्ट आउट कर रखी। अब मुंबई को थोड़ा ब्रेक भी मिला है और उनके पास में बाकी सारी टीमें 10 मैच खेल चुकी हैं, मुंबई ने 9 खेले हैं, तो मुंबई के पास 5 मैचेस हैं। इट इज़ जस्ट ए फाइट ऑफ प्राइड कि दिखाने के लिए कि नहीं हम वही मुंबई इंडियंस हैं जो 5 बार के चैंपियन। वो एक फ्लूक नहीं था। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है कभी जब आपकी टीम रीशफल होती है या एक्सपेक्टेशन जब बहुत ज़्यादा होती है, उस एक्सपेक्टेशन से भी टीम का परफॉर्मेंस जो है बहुत बार दब जाता है। और जब आप नेगेटिव खेल रहे होते हैं, अच्छा नहीं खेल रहे होते हैं और अगले मैच में आप अच्छा खेलने की कोशिश करते हो, तो इनवेरिएबली आप गलत करते हैं, गलत खेलते हैं, जिसका खामियाजा आपकी टीम को भुगतना पड़ता है। और सिनेरियो जो है आज का मैच जो है, एक नई टीम है जो आई है अभी और वो अंक तालिका में 1 नंबर पे है। उन्होंने 8 मैच जीते हैं 10 में से, और एक सीजन टीम है जिन्होंने 9 मैच खेले हैं और सिर्फ 1 मैच जीता है, वो भी अब पिछला मैच जो पंजाब के अगेंस्ट था वो जीत गए थे। अदरवाइज़ नहीं तो मुंबई के लिए कुछ भी इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं हुआ है। मैं और हम सब लोग और जो भी दर्शक हैं जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो चाहेंगे कि मुंबई अपना नॉर्मल खेल जैसा खेलता है, जिसके लिए जाना जाता है, जिसके लिए हम उनको फॉलो करते हैं, वो वैसा गेम खेलें। और आईपीएल की रोमांचकता तो बढ़ाना है ही है, उनको अपने प्राइड के लिए भी खेलना होगा। संजय सर, मुंबई की बात ज़्यादा गुजरात से इसलिए हो रही क्योंकि इस टीमों से उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। हम रोहित शर्मा की बात करें, हम सूर्य कुमार यादव की बात करें, हम ईशान किशन की बात करें, या फिर हम बात करें जसप्रीत बुमराह की, ये 4 खिलाड़ी ऐसे जो भारतीय टीम का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कॉम्बिनेशन पर कई बार हम सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ऐसी टीम के कॉम्बिनेशन पर भी सवाल उठाना कहीं ना कहीं उचित नहीं कहा जाएगा जिसमें 4 भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं और चारों का अनुभव और क्षमता किसी से छुपी हुई नहीं है। बावजूद उसके इतना दयनीय प्रदर्शन, उसकी क्या वजह जब मानते हैं हम? बिल्कुल। अब उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मैं आपको बता दूं कि उनका जो, जिसे हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि ऑप्शन, उनके पास बॉलर है, जो बैट्समैन है उनके पास बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो बैट्समैन फॉर्म में नहीं है। तो चाहे आप रोहित शर्मा का देख लीजिए, ईशान किशन का देख लीजिए, उन्होंने पहले 2-3 मैचों में अच्छा खेला, इसके बाद पोलार्ड, अब सूर्य कुमार अकेले थे जो लड़ाई लड़ रहे थे। तो एक आदमी कितना करेगा, क्योंकि 11 जनों का खेल है, आपको सबको मिलके करना पड़ता है। अगर आप रन बनाएंगे बोर्ड पे तो आपके बॉलर अच्छे करेंगे। अब कभी रन भी बनाए तो बॉलर ऐसे हैं कि बुमराह को छोड़ दो तो बाकी कोई बॉल लुटा देते हैं रन। बिल्कुल। अब आप जैसा सर ने अभी बताया कि आखिरी 18 ओवर तक आपने अच्छी बॉलिंग करी और आखिरी के 2 ओवर में 50 रन दे दिए, तो मतलब आपको कोई फायदा ही नहीं होगा 18 ओवर तक मेहनत करने का, और आपने पूरा मेला ही लुटवा दिया आपने। अब जो सर बोल रहे हैं, थोड़ा सा मेरा उससे डिफरेंट ओपिनियन है कि अब प्राइड के लिए मुझे लगता है कि अब जितने ही बचे हुए हैं मुंबई इंडियंस की बेंच पे, वो सब खेलेंगे और उनको खिलाना भी चाहिए और उनको ट्रायल में जाएंगे, ताकि अगले सीजन के लिए फिर वो कैसे हैं और आपको अगला सीजन कैसा खेलना है, उसमें आप उसमें हो सकता है कि मुंबई इंडियंस 1 आध मैच जीते, 2 मैच जीते मैक्सिमम, पर बाकी तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अब बचा कुछ भी नहीं है। अब वो बस ये है कि दूसरों का खेल बिगाड़ना, जैसा मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 1-2 टीमों को वो जरूर इधर उधर से खेल बिगाड़ेगी। और अगर इन 4-5 मैचों में रोहित शर्मा का फॉर्म आ जाता है तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो कप्तान भी है और इसके बाद वर्ल्ड कप भी है, आगे सीरीज भी है। तो अगर वो आउट होते चले गए या उनका फॉर्म, क्योंकि 14 मैच बहुत होते, अगर वो 14 के 14 मैच खेलते हैं उसमें रन नहीं बनाते तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। ये मुश्किल
बहुत ज़्यादा है मुंबई के लिए कि कप्तान और भारतीय टीम के भी कप्तान, मुंबई इंडियन के भी कप्तान रोहित शर्मा का फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे कल की तरफ एक बार फिर रुख करते हैं, क्योंकि कल डेविड वार्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद को बताया कि आपने मुझे रिटेन नहीं करके कितनी बड़ी गलती की है, और आज वही मौका कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के पास में। सर क्या कहेंगे? हालांकि उनके लिए फायदा हुआ है सर, मुंबई इंडियंस से भले ड्रॉप हुए हैं लेकिन यहाँ कैप्टन बन गए हैं और ऐसी टीम के कैप्टन बने जो फिलहाल धुआंधार फॉर्म में भी है। नहीं डेफिनेटली देखिए, इससे और मैं तो बोलूँगा कि ये उनको प्रमोशन मिला है कि वहाँ पे वो एक ऑलराउंडर थे और ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहे थे। बीच में उनको बैक का प्रॉब्लम भी था जिस कारण से बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। इससे बड़ा और आपको इनाम नहीं मिल सकता कि आप एक फ्रेंचाइजी के कैप्टन हैं, और कैप्टन होने के बाद में सबसे बड़ी बात एक और जो है, उनको बैटिंग वहाँ पे 6-7 नंबर के ऊपर आती थी। अब वो बैटिंग करने 3 डाउन 2 डाउन या 3 डाउन आते हैं, तो 2 डाउन 3 डाउन जब भी आप आते हैं आपके पास बहुत सारा समय रहता है कि बैटिंग करने का, और वो समय के हिसाब से आप रन बना सकते हो, अपना रिकॉर्ड सुधार सकते हो, सिलेक्टर्स को इम्प्रेस कर सकते हो, जैसा उन्होंने 2 गेम में किया। अभी अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा कि ये भी शायद उनको फिर से निगल है, वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं और बैटिंग में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे हम कि हार्दिक अभी जो बाकी हुए मैचेस हैं उनमें अच्छा करेंगे और अपनी टीम को भी मोटिवेट करेंगे। ऑल्दो अगर हम देखें जो पिछला मैच उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि टॉस जीतने के बाद बैटिंग करा था, और वो बुरी तरह से वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था। और कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट फेल होने के साथ साथ आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है, जो टीम एक कॉम्बिनेशन क्लिक कर रहा होता है, वो जब फेल होता है तो आपके दिमाग में प्रेशर डालता है कि हम क्यों हारे, क्या कारण था। इफ्स एंड बट्स जब बैट्समैन और बॉलर्स के दिमाग में आने लगती हैं तब वहाँ कन्फ्यूज़न होता है, और स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न जो है वो आपको हार की तरफ ले जाता है, जीत की तरफ नहीं ले जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो एक जुआ खेला था हार्दिक पांड्या ने उस मैच में, वो उनको बहुत ज़्यादा दंड नहीं करेगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस जो है एक घायल शेर की तरह है जिनने अपनी ख्याति को किसी ना किसी हालत में वापस पाने की वो कोशिश करेंगे। और उनके पास में अगर, और सेकेंडली सोने पे सुहागा, फिर से वो विकेट इस तरह का मिल रहा है। कल हमने देखा कि किस तरीके से 203 रन बने और 186 रन बने। तो जो बल्लेबाजों की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँगा, अगर मैं टैलेंट की बात करूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बैट्समैन मुंबई इंडियन लाइनअप में हैं, अगर उनको ऐसा पाटा विकेट मिलेगा तो फिर गुजरात टाइटंस के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है कि पिछला मैच हारे तो एक एक्सपेरिमेंट करके हारे कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों ने अभी उनके प्लेयर्स को भी सॉर्ट आउट करना चालू कर दिया है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप मैचेस खेलेंगे, जो नए प्लेयर्स हैं उनके लिए क्या उनकी वीकनेस है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, ये अपोजिशन बहुत जल्दी पकड़ती है। और जैसे जैसे पकड़ती चली जाएगी कि अगर मान लिए हम राशिद की बात करें, हम राहुल तेवाटिया की बात करें कि वो किस तरह से मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, उनको किस लेंथ पे खिलाया जाए, कौन सी हार्ड लेंथ होगी, किस पे वो नहीं बनाएंगे, रन नहीं बना पाएंगे। हमने पिछली बार देखा कि 2 बॉल के ऊपर दोनों आउट हुए। तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि अपोजिशन थिंक टैंक जो है और जो वीडियो एनालिस्ट हमारे पास होते हैं टीमों में, वो एक एक चीज़ प्लान करते हैं कि कौन सी बॉल को किस तरीके से खेला गया और कौन सी बॉल है जिसके ऊपर उनकी वीकनेस है, कौन सी बॉल है जो स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं वर्कआउट करते हैं और पहले से एक प्लान शॉर्ट आउट करके आपके बॉलर्स को देते हैं। इस पर्टिकुलर बैट्समैन को इस पर्टिकुलर एरिया में हमको बॉलिंग करना है और यहाँ वो मार सकता है, यहाँ वो हार सकता है। तो हम सोचेंगे कि हम सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि एक मैच हारने के साथ साथ आपकी कमियां भी उजागर हुई हैं और उन कमियों के तहत कहीं, ऑल्दो आप अभी पॉइंट्स टेबल में लीड कर रहे हैं, बट ऐसा ना हो कि जब जो बिजनेस एंड है जहां आपको क्वालिफाई करके और अच्छे मैचेस खेल के ट्रॉफी जीतनी है, वहां तक जाते जाते कहीं दिल्ली दूर ना रह जाए। तो मुहाने पर आकर कहीं चीज़ें ना बदल जाए, ये गुजरात टाइटंस के साथ बहुत ज़्यादा एक परेशानी का सबब बन सकता है, जिससे पार किस तरह से पाया जाए उसका मुजाहरा आज इस मुकाबले से कहीं ना कहीं गुजरात को बताना पड़ेगा। क्योंकि एक लंबी जीत की यात्रा के बाद में पिछले मुकाबले में एक हार का सामना करना पड़ा है। वो हार कितना ज़्यादा मानसिक और शारीरिक तौर पर गुजरात की टीम पर असर डाल रही है, वो आज साफ होने वाली है तस्वीर। वैसे गुजरात टाइटंस के लिए परेशानियां बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं है क्योंकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों क्लिक कर रही है। बात पहले बल्लेबाजी की सर आपसे पूछना चाहूँगा। राशिद खान है एक शानदार गेंदबाज, लेकिन बल्लेबाजी में जोर दिखाएं। फिर मध्य क्रम की हम बात करें तो तेवतिया पूरे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, और मिलर एक सबसे घातक खिलाड़ी है जो पहले पंजाब की तरफ से खेला करते थे और अब गुजरात के साथ हैं, तो बाकायदा उसी स्टाइल में उनका फॉर्म जारी है। नहीं बिल्कुल, और मुझे लगता है जहाँ पर आज मैच है सीसीआई ब्रेवोन स्टेडियम में, विकेट भी पाटा रहता है वहाँ पे, मतलब जिसको बोलते हैं सपाट विकेट रहता है, और जिस हिसाब से मुंबई इंडियंस की बॉलिंग है, इन लोगों के लिए तो बहुत, मतलब जिसको बोलते हैं चांदी चांदी रहेगी गुजरात के लिए, अगर वो कुछ नहीं होता है।
ये सब बहुत तगड़े बैट्समैन है, चाहे हार्दिक पांड्या हो, तेवतिया हो, मिलर हो, राशिद हो। मतलब शुभमन गिल हो। मतलब आप देखना कि अगर आज थोड़ी देर अगर खेलेंगे तो फिर आज 200 रन आराम से बनेंगे। हमारे लिए मतलब हाँ, बढ़िया है। मतलब आप पूरा। और एक्चुअली गुजरात का तो सब कुछ अच्छा है। गुजरात को एक मैच जीतना है, क्वालिफाई करना है, वो तो जीतेगी जीतेगी। मतलब जैसा सर बोल रहे थे, मुझे लगता नहीं है उसकी किस्मत खराब होगी, तो वो तो किस्मत लेके आए, पर उनकी तो खराब हो ही नहीं सकती है सर। तो वो तो 100% क्वालिफाई कर रहा है। किस्मत तो लेकर आए सर, हाँ, 2-3 मुकाबले हमने देखे। एक्चुअली है मुंबई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मुंबई का ही है जो हम बात कर रहे हैं। वो क्या करेंगे वो देखना है, इस विकेट पे भी वो क्या करते हैं ये देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार तो सब कर ही रहे हैं, बाकी के जो बैट्समैन है वो लोग क्या करते हैं इस विकेट पे। अगर मान लो उनकी पहले बैटिंग आती है, बाद में बैटिंग आती है, तो वो सबसे ज्यादा देखना इंपॉर्टेंट होगा। गुजरात का तो मुझे लगता है कि गुजरात के साथ में कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक आध दो मैच जैसा सर ने बोला कि कल टॉस जीत के और एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले बैटिंग कर ली और इस तरह से वो चले गए, वो एक अलग चीज है। पर उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। जब हम जीतते जा रहे हैं, जैसा मैंने पिछले बार भी बोला था कि अगर आपका फ्लो बना हुआ है तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए। अब आज देखते कैसा हो। वैसे टूर्नामेंट कई मामलों में काफ़ी एक अलबेला रहा है। अलबेला इसलिए क्योंकि कई नामी खिलाड़ी जो अच्छी खासी रकम में फ्रेंचाइजी ने जिन्हें अपने साथ में लिया है, जिनका नाम भी बड़ा क्रिकेट की दुनिया में फेमस है, बावजूद उसके उनका प्रदर्शन जो है नाम के अनुरूप नहीं रहा है, जबकि काम बोलता है। सर, हम बात करेंगे रोहित शर्मा की, हम बात करेंगे ईशान किशन की, हम बात करेंगे बुमराह की, उसके बाद में हम विराट कोहली की भी बात करेंगे, हम ऋषभ पंत की भी बात करेंगे, हम श्रेयस अय्यर की भी बात करेंगे जो भारतीय टीम, मयंक अग्रवाल की भी बात करेंगे, केएल राहुल को हम थोड़ा सा अलग रखेंगे क्योंकि इस बंदे ने बता दिया है कि उनके पास में कितना कैलिबर है। लेकिन सर, भारतीय टीम के लिहाज से भले बड़े फॉर्मेट अलग हो, लेकिन ये खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके ऊपर निगाहें होती है, जिनका अच्छा खेल देखना हर क्रिकेट प्रेमी की चाहत होती है, भले वो किसी भी फ्रेंचाइजी को पसंद करता हो। लेकिन इस बार हम देखें कि कहीं ना कहीं मायूस किया इन बड़े नामों ने। डेफिनेटली, और वो भी उस समय जबकि वर्ल्ड कप के लिए हम लोग 2020 के लिए जाने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया, और उससे पहले अगर आपके मेन बैट्समैन जो टीम के हैं वो फेल हो रहे होंगे, क्योंकि देखिए जो बैटिंग है या क्रिकेट जो है वो माइंडसेट का गेम है। पॉजिटिव माइंडसेट, अच्छी सोच वो कब आती है जब आप बॉल को मिडल करते हैं एज ए बैट्समैन, या जब आप बॉल को मूव करते हैं, या आप अपनी विश पे बॉलिंग करते हैं कि आपको इन स्विंगर डालना है या आउट स्विंगर डालना है। तो ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो क्रिकेट जो है वो मुश्किल होगा। क्रिकेट कॉन्फिडेंस का ही गेम है, और कॉन्फिडेंस तभी मिलता है अगर आप बैट्समैन हैं। इट शुड बी बैक्ड अप विद लॉन्ग रन्स, बड़े रन आप बना कर आ रहे हैं तो आपका अगला इनिंग भी अच्छा होगा, क्योंकि आप निक में हैं, आपको लगता है आपकी टाइमिंग बराबर है, आप जहां चाह रहे हैं उसको प्रॉपर प्लेस कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस है। हमने देखा विराट कोहली जैसा बैट्समैन किस तरह से असहज नजर आया, कि एक मैच में हमने देखा उनको कि एक उनका प्लेसमेंट फील्डिंग ऐसा था कि कैच छूटता है, उसके बाद में एक अंडर एज लग के चौका जाता है, और फिर एक चौका मारते हैं, और अगली बार वो एक शॉर्ट बॉल को खेलने के चक्कर में पॉइंट पे कैच देके चले जाते हैं। और जो उनको हमने जो उसके फेस एक्सप्रेशन देखे, शायद हमने विराट कोहली के इस तरह के एक्सप्रेशन कभी नहीं देखे। और 2 कंटिन्यू ये क्रिकेट है, ये और डक, और ये है, ये प्रेशर है क्रिकेट का। ये है बताता आपको कि आप जब अच्छा नहीं खेल रहे होते हैं तो आपके साथ क्या बीतती है, और जब आप अच्छा खेल रहे हो तो आप जोस बटलर को देखिए, आप केएल राहुल को देखिए किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, और अपनी टीम उनकी कहाँ पर जाकर कैसी कर रही हैं। तो आपको एज ए बैट्समैन रन करने होंगे और एज ए बॉलर आपको विकेट लेने होंगे, और वही बेहतर होगा। बट अगर अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमको जो इंडियन के मेन टॉप जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें से अगर हम सूर्य कुमार यादव को थोड़ा सा अलग कर दें, उन्होंने लगभग अच्छा क्रिकेट खेला है। रिस्ट इंजरी के बाद में जब वो वापस आए, आने के बाद में मुंबई इंडियन के लिए एक वो बैट्समैन रहे हैं जिन्होंने रन बनाए हैं, और एक तिलक वर्मा यंगस्टर ने बहुत इंप्रेस किया है कि वो 30, 35, 40, 45 रन के बीच में हर बार उन्होंने किए हैं। लेफ्ट हैंडेड यंग बैट्समैन है और बहुत कॉन्फिडेंटली बैटिंग कर रहे हैं। उन दो को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं, उसके बाद हम कैरन पॉलर्ड की बात करें तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्यों उनको अभी भी खींचे जा रहे हैं, और उन्होंने इंटरनेशनल सारे वर्जन में से रिटायरमेंट ले लिया है। अब वो सिर्फ आईपीएल खेलना चाहते हैं, या बिग बैश, या ये जिस जैसे भी ये 2020 टूर्नामेंट जितने भी वर्ल्ड में होते हैं उनको खेलना चाहते हैं। और उसके बाद में टिम डेविड करके एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है जिसके ऊपर बहुत सारे पैसे मुंबई ने खर्च किए, और ऑल्दो पिछले मैच में उन्होंने बैटिंग करके बताया कि हाँ वो लग रहा था कि वो फील्डसम हिटर हैं, लंबा हिट मारते हैं, बढ़िया मारते हैं। उस समय जब मैच फंसा हुआ दिख रहा था, उस समय उन्होंने आकर वो मैच जो है अपनी टीम के लिए जिताया। तो कहीं ना कहीं लगा कि हाँ उसमें टैलेंट है, पर क्या वो टैलेंट उतना वर्थ है जितने पैसे उसमें दिए गए। ईशान किशन को 15 करोड़ 35-40 लाख रुपए में खरीदा गया, क्या वो 15 करोड़ 35-40 लाख उसकी वर्थ है
जो उसको खरीदा गया। हाँ, डेफिनेटली पहले 2 मैचेस में उन्होंने 50 किया और उसके बाद में वो भी इतने असहाय नज़र आए हैं कि ऐसा लग नहीं रहा कि ये वो प्लेयर है जिसको 15 करोड़ 40 लाख में खरीदा गया है। तो आपको अपनी प्राइस टैग को जस्टिफाई करना होगा और उस हिसाब से अपनी फ्रेंचाइजी को भी करके दिखाना होगा कि आपने मुझे पैसे दिए तो मेरा ये टैलेंट है, मैं ये खेल सकता हूँ, मैं अपनी फ्रेंचाइजी को इस तरह से जिता सकता हूँ। ओवरऑल हम चाहेंगे कि ये जो एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप से पहले 2020 में वहाँ खेलना है, हम भी ये 2020 लीग खेल रहे हैं और बहुत कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली इसका जो आउटकम इंडियन प्लेयर्स के हिसाब से है वो कतई अच्छा नहीं। वैसे यहाँ पर टॉस की बारी आ गई है और फिलहाल दोनों कप्तान हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के आपस में कुछ संवाद भी हुआ और जितना हम समझ पाए शायद उनकी एक इंजरी के बारे में उन्होंने चर्चा की है रोहित शर्मा ने, और जो एक्सप्रेशन हार्दिक पांड्या ने दिए कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लगता है कि आज गेंदबाजी में भी मोर्चा संभाल सकते हैं गुजरात के कैप्टन। सर क्या समझ पाए आप? बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे लगता है उनकी बैक से ज्यादा उनको शायद ग्राइंड में प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम। पर अभी उनके एक्सप्रेशन बताया कि हाँ, नहीं ठीक हूँ पूरी तरीके से। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि वो बॉलिंग भी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर मान लो मैंने थोड़ी सी मेरी ठीक हुई और मैंने बॉल किया तो शायद हो सकता है कि मुझे प्रॉब्लम हो जाए और आगे, तो इसलिए बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है प्ले ऑफ में करें, अभी ना करें, प्ले ऑफ में करें। हाँ, ये भी एक तो ये हो सकता है, इसलिए और कोई बात नहीं है। बाकी तो टीम के लिए अच्छा साइन है कि वो बिल्कुल अच्छा साइन है और वो ठीक है, और वो मुझे लग रहा है फिर जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं या फील्डिंग कर रहे हैं उसको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। केवल वो एक जिसको कहते हैं कि प्रिकॉशनरी की सर आगे जाके इंजरी ना बढ़े, सतर्कता के हिसाब से, इसलिए वो अभी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आज बॉलिंग करे वो। सर टॉस जीत लिया है गुजरात टाइटंस के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है, ठीक है सर? हाँ, देखिए मेरे ख्याल से उन्होंने ज़्यादातर मैचेस जीते हैं और वो बैटिंग सेकंड ही जीते हैं, और शायद उनको कहीं ना कहीं ये भी लगा होगा कि भाई पहले तो 16 पॉइंट लेकर अपन सेव हो जाए, उसके बाद में आगे की बात। प्रयोग का समय नहीं, पिछली बार कर लिया जो रिस्क ले ना करें, उसके बाद में अगर हम जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर चांस हमारे पास रहेगा डेफिनेटली। बट आप देखिए कल जैसा मैच ये फिर संभावित है कि अपोजिशन में आपके पास में बैट्समैन ऐसे हैं कि अगर वो क्लिक कर गए तो फिर 220 ही चेस करना पड़ेगा आपको, और 220 चेस करना हर दिन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि 11 रन आपको एक ओवर में बनाने हैं पहले ओवर से लेके, और जब जब विकेट गिरता है तो 3 बॉल 4 बॉल आपकी वेस्ट होती हैं, उस समय वो 11 रन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इट इज़ ऑलवेज ए डबल एज सोर्ड कि आप इस तरह के फ्लैट विकेट के ऊपर जब आप खेलने जाते हैं, और वो भी तब जब आपका स्टार बॉलर राशिद जो है वो कुछ खास अभी इस टूर्नामेंट नहीं कर पा रहा है, ऑल्दो बाकी सब बॉलर्स जो हैं, और आप जहां तक बोल रहे थे कि हार्दिक पांड्या इस विकेट के ऊपर बॉलिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि उन्होंने गलत विकेट चूज किया बॉलिंग करने के लिए कि इतने दिन बॉलिंग नहीं करी है, अब बॉलिंग करेंगे तो लंबे लंबे छक्के खाएंगे तो फिर से बैक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप जब भी कम बैक किसी बॉलर का होता है, इट हैज़ टू बी ऑन ए गुड विकेट जो एनकरेजिंग हो बॉलर के लिए, और बॉल मोमेंट होता हो, वो अपने विश पे बॉलिंग कर सकता हो, बैट्समैन को ट्रबल कर सकता हो, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। पर जैसा हमने कल देखा कि उमरान को जिस तरीके से मारा कि बैट्समैन कितने हैवी हैं इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे, ये कल हमने देखा, और मुझे लगता है आज भी हमें इसी तरह का मैच देखने को मिलेगा। और सर फेवरेट टीम की बात कर लेते हैं। वैसे तो लगभग सब कुछ स्पष्ट ही होगा कि फेवरेट टीम कौन है, लेकिन फिर भी क्या मुंबई को उस मायने में आप थोड़ा वजन देना चाहेंगे कि अब इस टीम को बिल्कुल फ्री होकर खेलना है, कोई ये तनाव नहीं है कि हमारे सामने कोई लक्ष्य है, तो शायद बेहतर प्रदर्शन निखर कर सामने आ सके? डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि देखिए जो, क्योंकि उसमें सूर्य कुमार यादव की बात करें, ईशान किशन की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, तो ये तीनों जो हैं प्रोस्पेक्ट हैं, कप्तान तो हैं ही रोहित, वो खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव भी अच्छा कर रहे हैं, वो खेलेंगे ही, तो ईशान भी जो है एक अच्छे बैट्समैन हैं, कीपर हैं, ऑल्दो कीपर की स्लॉट अभी फुल नहीं है, जगह नहीं है, अवेलेबल नहीं है, बट अगर हम एज ए बैट्समैन बात करें, वो जितनी अट्रैक्टिव बैटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी होगा कि मैंने रन नहीं बनाए हैं और सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छा करना है। मुंबई की टीम अच्छी है, ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ क्लिकिंग। जैसे मैंने कहा कि अगर आप 18 ओवर अच्छी बॉलिंग करेंगे, 2 ओवर में पिटेंगे, तो फिर वो 25-30 रन जो आप एडिशनल दे रहे हो 2 ओवरों में, उसको रिकवर कहाँ से करेंगे? बल्लेबाज आपके चल नहीं रहे हैं, और इस तरह का बूनी होता है। हमने पिछली बार देखा विराट कोहली जो हैं वो नहीं बैटिंग में चल पा रहे थे, उन्होंने 50 किया इसके ऊपर, रजत पाटीदार ने 50 किया इसी विकेट के ऊपर। कल हमने देखा डेविड वार्नर ने किस तरह से ताबड़तोड़ 92 रन बनाए, रोमन पॉवेल ने कैसे मारा, निकोलस पूरन ने कैसे मारा, तो वो एक विकेट है जिसके ऊपर हम आज मैच देखने वाले हैं। फेवरेट टीम सर? मुझे लगता है कि मुंबई घायल शेर है, पलटवार करेगा। मुंबई इंडियन को वजन दिया है सर, आप क्या कहेंगे? मेरी तो फेवरेट टीम गुजरात ही रहेगी, और मुझे लगता है
कि अगर आज मुंबई मतलब उनका जो रिलायंस का स्लोगन है जियो धन धनाधन, तो आज को धन धनाधन कर दे तो अच्छी बात है, क्योंकि गुजरात तो धन धनाधन करने वाली है। मेरी गुजरात तैयार हो जाइए क्योंकि दो बड़ी टीमें आज मैदान में होने वाली है। मुंबई के साथ में परेशानियां जो है वो पिछले जितने भी मुकाबले हुए उसमें कम होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब उनके जहन में सम्मान है, अपनी फ्रेंचाइजी का मान सम्मान बचाने के लिए ये टीम मुकाबले में होगी। खिताब से तो अब दूर हो ही चुकी है, लेकिन गुजरात की निगाहें पूरी तरीके से गुजरात टाइटंस जैसा नाम है वो टाइटल पर अपना पूरा खास तौर पर निगाहें जमाई हुई है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुजरात जो पिछले मुकाबले में हारी थी एक बार फिर पुरानी लय जो इसके पहले लगातार विजय रथ पर सवार थी वो कायम कर पाएगी। लेकिन अगर मुंबई इंडियन के हाथों गुजरात पराजित होती है तो सर आपको लगता है कि परेशानियां थोड़ी सी बढ़ेगी? देखिए अभी अर्ली है, 10 मैच हुए हैं, 4 मैच बाकी हैं अभी, 4 में से उनको 1 मैच जीतना है क्वालिफाई करने के लिए। हाँ डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस मोमेंटम बिगड़ता है, डेंट लगता है कॉन्फिडेंस में कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन जो चल रहा होता है, एक आपका दिमाग रहता है कि हम लगातार जीतते चले जा रहे हैं और हम किसी को भी मार सकते हैं, वो एक जब थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ डाउट आता है तो आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं 19 होती है 21 होने की। तो यही वजह है शायद कि आज कोई प्रयोग नहीं करा, टॉस जीतने के बाद सीधे गेंदबाजी का फैसला लिया हार्दिक पांड्या ने और अब मुंबई इंडियन बल्लेबाजी के लिए उतरेगी। देखना खास होगा कि आखिर मुंबई इंडियन कितना लक्ष्य गुजरात के सामने रख पाती है, क्योंकि मुंबई इंडियन के लिए जीत की दरकार सिर्फ इसलिए है कि सम्मान बरकरार रख सके, बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी। लेकिन कुल मिलाकर दो बड़ी टीमें जरूर कही जाएगी और दोनों बड़ी टीम का जब मुकाबला होगा तो एक बड़ा ही रोमांचक आनंद हम सभी को देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। डीजीआरएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए। कल मुलाकात होगी, लेकिन हाँ जरूरी बात आपको बता दें कि कल दोपहर में मुलाकात होगी। कल डबल हेडर दिन है, दो बड़े मुकाबले कल हमारा इंतजार करेंगे, तो उसके पहले शो भी कल दोपहर के सत्र में होगा। तो कल दोपहर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।